दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 से 5 ऐसे रीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भले ही आपने सीटेट यूपीटेट पहले से क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन यूपीटेट 2026 में क्यों आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। ऐसे तमाम कमेंट के माध्यम से आप लोग के प्रश्न आते हैं कि मैं पहले से सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हूं, क्या मुझे दोबारा देना चाहिए। 4 से 5 रीजन्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो आपके पूरे माइंडसेट को क्लियर कर देंगे यूपीटेट के बारे में कि क्यों जरूरी है आपको यूपीटेट में आवेदन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पहला रीजन उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे कैंडिडेट जो कि सीटेट क्वालिफाई थे, लेकिन उनकी कैटेगरी उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी में आ रही थी, उस कंडीशन में भले ही उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया कैटेगरी से, उनका चयन निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। आप अपने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश शासन का 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या नियम रहेगा उसके संबंध में जारी पत्र देख पा रहोगे। इसमें ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिक्र किया गया है जो कि सीटेट में क्वालिफाई थे, लेकिन उनका जाति केंद्र में तो आता था कैटेगरी में, लेकिन स्टेट में वो उस कैटेगरी में नहीं आते थे। उनका चयन निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। 15वां नंबर पॉइंट का तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। यदि अभ्यर्थी सीटेट ओबीसी कैटेगरी में उत्तीर्ण किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना हो तो अभ्यर्थी द्वारा सीटेट जिस आरक्षित श्रेणी में किया गया है, यदि उत्तर प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है तो चयन निरस्त कर दिया जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई XYZ कोई जाति है जो कि सेंटर में तो ओबीसी में आती है, लेकिन स्टेट में वो ओबीसी में ना आकर के जनरल में आती है। उस कंडीशन में जब आप सीटेट में अपनी कैटेगरी से आवेदन करेंगे तो 90 से कम लेकिन 82 से ज़्यादा होने पर भी आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। लेकिन उस सीटेट के बेस पर अगर आपने शिक्षक भर्ती में आवेदन किया और आपकी जाति उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप सीटेट के बेस पर आवेदन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में तो आपका सेंटर लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्टेट लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंटर लेवल का इसलिए ताकि आप सीटेट में जब आवेदन करते हैं तो वो केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से आयोजित कराई जाती है, और केंद्र में जिस भी फॉर्म के लिए आप आवेदन करते हैं वहां पर आपकी जाति केंद्र में उस कैटेगरी में लाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये भर्ती प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की है तो उस कंडीशन में आरक्षण का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। चूंकि आप सीटेट के लिए केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टेट के लिए आपको स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और दोनों कंडीशन में आपकी जाति सेंटर में और स्टेट दोनों में ओबीसी में आएगी, तभी आपको उत्तर प्रदेश में यहां पर नौकरी करने का मौका मिलेगा, अन्यथा चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसका जनरल परसेप्शन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर बहुत सारी ऐसी जातियां होती है, जैसे जाट की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंटर में वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और ऐसी बहुत सारी जातियां होंगी क्योंकि हजारों की संख्या में ऐसी जातियां हैं ओबीसी एससी एसटी को मिला करके जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता और पर्टिकुलर कोई बता भी नहीं सकता इतना डीप में। तो समय समय पर आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जातियों को ओबीसी से एससी, एससी से ओबीसी, ओबीसी से एसटी ऐसे मूव करती रहती है, और हो सकता है कि अगर उनका उत्थान बहुत ज़्यादा हो गया हो तो ओबीसी से वो जनरल में भी चले जाते हैं। तो समय समय पर लिस्ट रिवाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर अगर आपकी जाति आज ओबीसी में आ रही है लेकिन कल को अगर ओबीसी से निकाल करके जनरल में डाल दिया गया तो उस समय की पृष्ठभूमि के हिसाब से ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा। और उस समय चूंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए हैं लेकिन आपने सीटेट क्वालिफाई किया है 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में, तो भले ही आपको लग रहा होगा कि आपका सीटेट क्वालिफाई है और आप इसके बेस पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जाति उस समय बाहर निकाल दी गई होगी, इन कंडीशन अगर ऐसा होता है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो भी जरूरी है कि आप 90 नंबर से ज़्यादा जरूर पा लें। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आपकी जाति ओबीसी एससी एसटी में रहेगी या फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के हिसाब से ये चीज़ें समय समय पर रिवाइज होती हैं। इसी वजह से आपसे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो ये खास करके ध्यान दीजिएगा जो कि सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं और कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 90 नंबर से कम है।
तो उस कंडीशन में आपको सेंटर लेवल का कास्ट और स्टेट लेवल का कास्ट दोनों प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। सेंटर का इसलिए ताकि यह दिखाना पड़े कि आपकी जाति सेंटर लेवल में उस जाति से बिलोंग करती है जिसके आधार पर आपने 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में क्वालिफाई किया हुआ है। और स्टेट की भर्ती में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप स्टेट लेवल के आरक्षण वाली लिस्ट में शामिल होंगे। तो ये चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और इसी वजह से यूपी टेट क्वालिफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे कैंडिडेट का जो कि सीटेट क्वालिफाई है कैटेगरी से लेकिन 90 नंबर से कम पाए हुए हैं। तो यूपी टेट जरूर आप 90 नंबर से ज़्यादा क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये पहला रीजन हो गया, ठीक है। और ये केवल ओबीसी के लिए नहीं है, एससी एसटी के लिए भी होता है। भले ही यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया हो, क्योंकि जब भी देखिए एससी एसटी के लिए जनरली ये माना जाता है कि एक बार आपकी जाति बन गई तो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि वहाँ पर इनकम का कोई रोल नहीं है। जबकि ओबीसी का जनरली ये माना जाता है कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इनकी परिवार की, इनके माता पिता की सालाना इनकम लगातार 3 वर्षों में 8 लाख से ऊपर नहीं है। चूंकि यहाँ पर इनकम जुड़ा हुआ है ओबीसी में, इस वजह से ये माना जाता है कि 3 साल के बाद आपको रिन्यू करा लेना चाहिए। ये जनरल आइडिया है, हालांकि जब तक डेट मेंशन नहीं किया जाता है तब तक वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है। तो चूंकि एससी एसटी में इनकम का कोई भी प्रोविजन नहीं है, इस वजह से इनको लाइफ टाइम के लिए वैलिड मान लिया जाता है, क्योंकि आपकी इनकम ही तो बदल सकती है, जाति तो बदलेगी नहीं। लेकिन समय समय पर सेंटर और स्टेट का जो कास्ट लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, उसकी वजह से एससी एसटी आपका लेटेस्ट भी मांगा जा सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपसे लेटेस्ट ही मांगते हैं एससी एसटी का। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि एक बार एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बन गया तो आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। लेटेस्ट भी मांगा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है लिस्ट रिवाइज कर दी हो स्टेट गवर्नमेंट और उस समय लेटेस्ट मांगा जाए, और उस समय मान लेते हैं आपकी जाति निकाल दी गई हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से, तो आप जनरल में आ रहे होंगे, तो अब आपको 90 नंबर क्वालिफाई करना होगा, ना कि 82 से 89 के बीच में। तो ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भले ही आप क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान में रखते हुए आप 90 नंबर या फिर उससे ज़्यादा लाने के लिए यूपी टेट में आवेदन जरूर करिएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो कि केवल सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं और यूपी टेट एक बार भी उनका क्वालिफाई नहीं है। आप अपना पूरा भविष्य सरकारों के हाथों में छोड़ रहे हैं। आज यूपी टेट और सीटेट दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना जाता है और दोनों में से किसी के भी बेस पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन क्या ये गारंटी से आप कह सकते हैं कि इन फ्यूचर भी ऐसा ही नियम उत्तर प्रदेश में रहेगा? कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड टेट के मामले में इस प्रकार का डिसीजन दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये डिसाइड कर सकती है कि अपने स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही वो प्रायोरिटी दे और सीटेट को वो नकार सकती है। न सीटेट को वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीटेट आपको मानना ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आपने देखा होगा कि राज्य की टेट के बेस पर शिक्षक भर्ती आगे प्रोसीड होती है, वहां पर सीटेट अलाउड नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? ये आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है। अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिक्र किया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिफिनीशन के बारे में यहां पर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर आरटी एक्ट के बारे में, और यहां पर आप, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए डिफिनीशन जो दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। और आई नंबर पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। इन रिलेशन टू अ स्कूल एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग नो लेजिस्लेचर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ऐसा कोई भी विद्यालय जिसको कंट्रोल किया जा रहा है या फिर जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। और इन रिलेशन टू अ स्कूल अदर देन द स्कूल रेफर्ड टू सब क्लॉज आई established within the territory of a state, the state government, a union territory having legislature, the government of the union territory। यानी कि ऐसा कोई भी विद्यालय जो कि आई में निहित नहीं हो, यानी कि ऐसे कोई भी विद्यालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं और वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। अब इसी के बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई राज्य सरकार अपने यहां सीटेट को अलाउ नहीं करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि आरटी एक्ट में कंट्रोल्ड के हिसाब से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड हो रहा है और राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने अधीन आने वाले विद्यालयों में केवल और केवल राज्य की टेट के बेस पर भर्ती कर सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब झारखंड से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो वहां पर यही बातों की दलील हुई कि सीटेट में चूंकि 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज या फिर पर्टिकुलर
कोई कैंडिडेट जो कि मान लेते हैं साउथ का है और उसने अपने यहाँ कन्नड़ और इंग्लिश से टेट क्वालिफाई कर लिया, तो उस बेस पर वो प्राइमरी में झारखंड में आवेदन करने के लिए या फिर अन्य राज्य में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन उस राज्य का जो नेटिव लैंग्वेज है उसके बारे में उसको पता नहीं है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर किसी राज्य के पृष्ठभूमि और उस राज्य की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो सीटेट का पेपर का लेवल है या फिर जो स्टैंडर्ड है वो राज्य से कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का यूपी टेट देखेंगे उसमें ईवीएस का पैटर्न देखिए और सीटेट में ईवीएस का पैटर्न देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदली या फिर सेंटर में सरकार बदली और उसने ये नियम बना दिया कि अब हम राज्य में केवल उत्तर प्रदेश में केवल यूपी टेट को अलाउ करेंगे, तो ये चीजें आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है झारखंड वाले मामले में कि राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है कि वो यूपी टेट और सीटेट दोनों को इक्विवेलेंट माने या ना माने। अभी मैं झारखंड के बेस पर उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बता रहा हूं। तो इन फ्यूचर यूपी टेट को ही अगर केवल अलाउ करने का नियम बना दिया गया तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आरटी एक्ट से ही ओरिजिनेट हो रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का टेट जो है वहीं चूंकि जो जिसे कंट्रोल करेगा वहीं वहां पर चीजें डिसाइड करेंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना भविष्य सरकारों के हाथों में मत छोड़िए, बल्कि दोनों क्वालिफाई कर लीजिए। भविष्य में जाकर के नियम बदले या फिर सेम रहे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि मुझे दोबारा यूपी टेट देना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि केवल सीटेट क्वालिफाई है और यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको हर हाल में यूपी टेट में आवेदन करके यूपी टेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए। आज झारखंड में ये स्थिति देख रहे हैं, कल कोई यूपी में भी हो सकती है और हर स्टेट में हो सकती है, क्योंकि हर एक स्टेट में सीटेट को उस राज्य की टेट के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं मानती है, इसीलिए नहीं मानती है क्योंकि आरटी एक्ट में ये सारी चीजें डिफाइन की गई हुई हैं और झारखंड वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लियर भी कर दिया है। तो इसलिए केवल सीटेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे और प्रमुख रीजन के बारे में। अभी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती की फाइनल मेरिट बनाने की प्रक्रिया है उसमें यूपी टेट के मार्क्स को वेटेज नहीं दिया जाता है, लेकिन इन फ्यूचर क्या ऐसा रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। क्योंकि अब ये सवाल उठने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में 8 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है। 8-10 सालों में जो मार्किंग का सिस्टम रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, वो बहुत कुछ हद तक बदल चुका है। अगर आज से 10 साल 15 साल पहले आप जाते तो यूपी बोर्ड में जो मार्किंग का सिस्टम था और आज जो मार्किंग का सिस्टम है वो जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज से 10-15 साल पहले कोई 60% भी यूपी बोर्ड में पाता था तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आज 60% पा रहा है तो उसको बिल्कुल लोअर लेवल पर माना जाता है, क्योंकि आज तो 80-90% तो ऐसे नॉर्मली आपको बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब चूंकि आज के डेट में जो मार्किंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है, इस वजह से एकेडमिक्स जो 40% मार्क्स जोड़े जाते हैं वो भी रेलिवेंट नहीं रहा। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले कोई कैंडिडेट है जो कि शिक्षामित्र है या फिर नॉर्मल कैंडिडेट है, तो वो आज के कैंडिडेट से अगर कॉम्पिटिट करने जाए सुपर टेट की परीक्षा में और फाइनल मेरिट में तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज का कैंडिडेट जो कि नॉर्मल उसके लिए 85-90% है, वो उस समय का कैंडिडेट जो आज से 15-20 साल पहले हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होगा या फिर शिक्षा मित्र होगा, तो उसके लिए 60% भी लाना बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। तो एक मांग ये उठने लगी है कि सभी कैंडिडेट्स को एक लेवल पर लाने के लिए हम एकेडमिक्स को नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उस समय की प्रक्रिया और आज की मार्किंग की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से दोनों को एक लेवल पर नहीं लाया जा सकता। इस वजह से इन फ्यूचर अगर ये मांग उठने लगी उत्तर प्रदेश में कि एकेडमिक का जो 40% वेटेज है उसको हटाइए, अब एकेडमिक्स पूरी तरीके से हटाया भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? इसके पीछे का रीजन समझिए। सरकारों का ये दावा रहता है कि अगर हमने केवल सुपर टेट के बेस पर शिक्षक भर्ती कंडक्ट करा दिया तो उस कंडीशन में अगर सुपर टेट में ही किसी प्रकार की धांधली हो गई या फिर पेपर आउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पूरा सवालों के घेरे में आ जाएगा और शुचिता वहां पर बरकरार नहीं रहेगी या फिर फेयर वहां पर चीज़ें नहीं हो सकती है। अब जैसे बोर्ड एग्जाम्स में मार्किंग का सिस्टम बदल गया है, इस वजह से ये मांग उठने लगी है, लेकिन जितने ज़्यादा लेयर जुड़ते चले जाते हैं किसी भी फाइनल मेरिट को बनाने में, वहां पर धांधली की संभावना कम रहती है। जैसे मान लेते हैं केवल सुपर टेट के बेस पर अगर मार्किंग किया गया और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई गई, मान लेते हैं सुपर टेट में किसी ने धांधली कर लिया और उसमें वो टॉप कर गया, तो उसका तो चयन हो जाएगा क्योंकि सुपर टेट के बेस पर केवल हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड सब में इस तरीके से गलत तरीके से नंबर वो लाया हो। तो मान लेते हैं कि सुपर टेट में वो टॉप कर गया, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट में रिस्पेक्टिवली उसके मार्क्स कम होंगे और इसलिए जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसका भी वेटेज दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स जोड़े जा सके, ताकि कम से कम इस प्रकार की चीज़ें हो सके।
लेकिन जिस तरीके से बिहार में हुआ, जिस तरीके से अन्य राज्यों में केवल सुपर टेट के बेस पर होता है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठने लगेगी कि चूंकि मार्किंग सिस्टम बहुत जमीनी आसमान का अंतर आ चुका है, इस वजह से एकेडमिक्स का आप वेटेज मत दीजिए। अब अगर राज्य सरकार ये चाहेगी कि नहीं हम कई लेयर्स जोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में टेट के भी मार्क्स को वेटेज देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ तो सरकार ये कह सकती है कि हम एकेडमिक तो हटा रहे हैं, लेकिन अब हम टेट के मार्क्स को जोड़ेंगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट जो कि 2021-22 में जारी किया गया था, उसमें देखेंगे तो साफ तौर पर टेट के 1/4 मार्क्स को जोड़ने की बात कही गई थी, यानी कि 25% वेटेज टेट के मार्क्स को देने की बात कही गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो आपको NEP 2020 जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें टेट के मार्क्स को वेटेज देने की सिफारिश की गई है। मतलब कि टेट के मार्क्स को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बात कर रही है, और जो ड्राफ्ट था जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल एक ड्राफ्ट था, उसमें भी 1/4 यानी कि 25% वेटेज देने की बात कही गई थी। तो इस कंडीशन में इन फ्यूचर अगर टेट को वेटेज दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक्स को हटाया जाएगा। ये एक लॉजिकल बात लग भी इसलिए रही है क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले की मार्किंग सिस्टम और आज की मार्किंग सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन टेट का लेवल अगर आप देखेंगे तो नो डाउट पहले का पेपर आसान हुआ करता था, आज थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ है, लेकिन मार्किंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे कि भले आप एकेडमिक हटा दीजिए, टेट के मार्क्स को जोड़िए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को टेट क्वालिफाई करके ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है, और सुपर टेट यानी कि दोनों एक लेवल में आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर एकेडमिक्स को हटा करके टेट के मार्क्स को वेटेज दिया गया, तो उस कंडीशन में आपके टेट के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, तभी जाकर के आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस वजह से अगर आपने यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कैटेगरी से हैं और 90 नंबर से कम है, या फिर कैटेगरी के अलावा अनरिजर्व से भी हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि मेरा 125 है, 126 है, 115 है, क्या मुझे और बढ़ाना चाहिए? ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि क्या आप कैपेबल हैं इससे ज़्यादा लाने के लिए। अगर आप श्योर हैं कि इससे ज़्यादा मैं ला सकता हूँ और इन फ्यूचर इसका बेनिफिट ले सकता हूँ, तब तो आपको निश्चित तौर पर आवेदन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि इससे ज़्यादा शायद ना आए, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैं ये तय नहीं कर सकता कि आपके इतने मार्क्स हैं और इससे ज़्यादा आप ला पाएंगे ही नहीं। आप अपनी लेवल के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस वजह से आप खुद डिसाइड करिए कि आपके मार्क्स कितने हैं और क्या आप इससे बेहतर ला सकते हैं कि नहीं। अब बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न आएगा कि मान लेते हैं अगर टेट के मार्क्स नहीं जुड़े तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2000 फीस लग रही है। अब सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हो रही है। कल को अगर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया गया तो आप क्या कर लेंगे? इसलिए टेट के मार्क्स आप अपना प्रिपेयर रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्या कोई ये एक्सपेक्ट किया था कि अध्यापक सेवा नियमावली में सुपर टेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा? 2018 की 68,500 से ATRE को इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले ATRE हुआ भी नहीं करती थी। अगर आप देखेंगे तो उस समय अभ्यर्थियों के द्वारा इसको हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया, ये कहते हुए कि जब टेट हो ही रही है तो ATRE की जरूरत क्या है, सुपर टेट की जरूरत क्या है। राज्य सरकार ने हलफनामा ये दिया कि हम बेहतरीन टीचर लाना चाहते हैं, इसलिए हम लेयर्स जोड़ना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये राज्य सरकार का विषय है कि वो कितने लेयर जोड़ना चाहती है, और उसने ATRE को बिल्कुल सही पाया और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि आप ATRE को इंट्रोड्यूस करिए और इसके बेस पर आप भर्ती कंडक्ट कराइए, और हुआ भी वही। तो इन फ्यूचर अगर एकेडमिक को हटा करके और टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाने लगे तो उसको कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय होता है कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स कम हैं और अगर आपको लगता है कि आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं तो नो डाउट आपको जरूर यूपी टेट देना चाहिए। अब चौथा और प्रमुख रीजन उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जो कि बीएड और डीएलएड दोनों कंप्लीट किए हुए हैं। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2018 से लेकर के 2023 तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया हुआ था, इन 5 से 6 सालों में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल थे। तो उस समय किसी ने बीएड के बेस पर प्राथमिक में अप्लाई किया। अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है। तो उसी टेट के आधार पर अगर वो बाद में डीएलएड कर लिया और वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जाएगा तो इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी इसको समझिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से एनसीटी ने ये कहा कि टेट की एलिजिबिलिटी ये है कि आप टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में केवल प्रवेश लेने मात्र से आप टेट में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस कंडीशन में कोई एक कैंडिडेट को ये लगेगा कि मैं बीएड करते
करने के दौरान या फिर करने के बाद मैंने प्राइमरी का टेट क्वालिफाई कर लिया तो मैं टीटीसी में एडमिशन ले चुका था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो टीटीसी आपका एलिजिबल ही नहीं था उस प्राइमरी में सम्मिलित होने के लिए, उस प्राइमरी के टेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप जब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जाएंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि बीएड के बाद आपने डीएलएड किया हुआ है, और डीएलएड जो कि एलिजिबल था प्राइमरी के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपने बाद में हासिल किया। यानी कि जब आपने टेट क्वालिफाई किया तब आप एप्रोप्रिएट टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन यानी इनरोल नहीं थे, और इसलिए आप उस टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। वो उस समय परिस्थिति अलग थी। लेकिन जब भी नई शिक्षक भर्ती आएगी तो आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से चीजें होंगी। तो आज का परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि प्राइमरी के लिए टीटीसी जो होगा, एलिजिबल कोर्स जो होगा, वो केवल और केवल डीएलएड होगा या फिर बीएलएड होगा या फिर डीएड होगा या फिर स्पेशल डीएलएड कोर्स होगा। यही 3-4 कोर्सेज अलाउड है। तो उस कंडीशन में टीटीसी जो कि डीएलएड आप नहीं थे, ना तो पास किए थे और ना ही एडमिशन लिए हुए थे, इस वजह से आप उस स्टेट के बेस पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र ही नहीं माने जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आपको टेट जरूर क्वालिफाई कर लेना चाहिए फिर से, और वो भी अप्रोप्रिएट टीटीसी के बेस पर। और इसी का जस्ट रिवर्स या फिर दूसरा कंडीशन आप समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है और उसके बाद वो मान लेते हैं कि बीएड बाद में किया, और कई सेंटर लेवल की वैकेंसीज में या फिर एलटी ग्रेड में या फिर अन्य जगहों पर आपने देखा होगा कि टीजीटी में भी आपका टेट मांगा जाता है। तो टीजीटी में हालांकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टेट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि टीजीटी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझें तो 9 से 10 के शिक्षक के तौर पर उनको समझा जाता है। 9 से 10 वाले शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, क्योंकि टेट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो आरटी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से, और आरटी एक्ट केवल 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के शिक्षकों की बात कर रहा है। तो टीजीटी तो 9 से 10 के शिक्षकों की बात करता है ना, तो वहां पर तो टेट होना ही नहीं चाहिए। फिर ये टेट क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि अपर प्राइमरी को उन्होंने मर्ज कर रखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के साथ। जैसे केवीएस की वैकेंसी देख लीजिए, जिसमें अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आती है, बल्कि टीजीटी में ही वो 6 से 8 और 9 से 10 वाला कैडर उन्होंने शामिल कर रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में वो केवल टीजीटी के तौर पर टीचर हायर करते हैं और उससे दोनों शिक्षकों को, दोनों क्लास के बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि टीजीटी में बीएड मैंडेटरी है, ध्यान से सुनिएगा, टीजीटी में बीएड मैंडेटरी है, केवीएस में और एनवीएस में भी, ईएमआरएस में भी। तो उस कंडीशन में टीजीटी में बीएड कंपलसरी है, और उस दौरान अगर आपने डीएलएड के दौरान अपर प्राइमरी टेट क्वालिफाई कर लिया तो यहां पर फिर ये कंडीशन उठेगी कि वो एप्रोप्रिएट टीटीसी जो था टीजीटी के लिए वो क्या था, बीएड था, और आपने डीएलएड रहते हुए अपर प्राइमरी टेट क्वालिफाई कर लिया तो उसको शायद एप्रोप्रिएट टीटीसी ना मानते हुए आपको इनवैलिड कर दिया जाए। तो इन फ्यूचर इस तरीके की परेशानी से बचने के लिए आप जिस भी कैडर का शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट टीटीसी के बेस पर आप अपना टेट जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप बच सके। ठीक है, क्योंकि जब भी आप आवेदन करते हैं तो उसमें आपने टेट किस वर्ष में पास किया, आपने बीएड किस वर्ष में किया, डीएलएड किस वर्ष में किया, वो सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट ये दिखाया कि मैं टेट क्वालिफाई था 2020 में और बीएड वो कर रहा है 2025 में जाकर के, तो 5 साल पहले आपने टेट किस बेस पर किया? आप बताएंगे कि मैं अपर प्राइमरी का टेट जो क्वालिफाई किया हुआ वो डीएलएड के बेस पर किया हुआ हूँ। अब मान लेते हैं कि वो संस्था ये सही नहीं माने, क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएट टीटीसी टीजीटी के लिए वहाँ पर बीएड है ना कि डीएलएड है। तो उस कंडीशन में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस वजह से जिस भी लेवल का आप टीटीसी है उस लेवल के हिसाब से आप अपना टेट क्वालिफाई कर लीजिएगा कि किस लेवल के स्तर के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, 5वां रीजन के तौर पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि कोई मैटर नहीं करता कि अपर प्राइमरी का टेट आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स से क्वालिफाई किया हुआ है या फिर सोशल साइंस से क्वालिफाई किया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें राज्यों में इग्नोर कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ एक राज्य में इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया है। जैसे बिहार की मैं बात करूँ तो वहाँ पर पर्टिकुलर कई कैंडिडेट्स को इसी बेस के आधार पर निकाल दिया गया कि उनका जो टेट है वो क्वालिफाई है अदर स्ट्रीम से, और उन्होंने जो शिक्षक सब्जेक्ट टीचर के तौर पर अप्लाई किया वो अदर सब्जेक्ट से था। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है, ये 5वां रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों आपको टेट देना चाहिए, यूपी टेट। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसने बीए किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसने बीए किया हुआ है
और बीए के बेस पर उसने क्वालिफाई कर लिया मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला, वो यूट्यूब पर देख करके या फिर किसी को देख करके कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बीए वाला कैंडिडेट मैथमेटिक्स एंड साइंस से यूपी टेट क्वालिफाई हुआ, मान लेते हैं कि हिंदी विषय के लिए आवेदन आया या फिर सोशल साइंस के लिए आवेदन आया। अब सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी वो रखता है, लेकिन टेट वो एसएसटी से क्वालिफाई ना होकर के अपर प्राइमरी वाला वो क्वालिफाई हुआ मैथमेटिक्स एंड साइंस से। तो बिहार राज्य में ऐसे कैंडिडेट को सीधे तौर पर नकार दिया गया और उनको नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया कि आपका टेट भी एसएसटी से क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये चीज़ें आपको पहले से सोचनी होगी कि आप किस स्तर के और किस शिक्षक के तौर पर इन फ्यूचर आवेदन करने जाएंगे। जैसे कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं, एसएसटी से या मैथमेटिक्स एंड साइंस से, वो आप नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि आपका स्ट्रीम डिसाइड कर रहा होता है कि आपका क्वालिफिकेशन किस लेवल का है और किस स्ट्रीम का है। जैसे कि बीए वाले कैंडिडेट मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए एलिजिबल होते ही नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस से अपर प्राइमरी का टेट दे ही नहीं पाएंगे। अगर दे दिया है तो वो वैलिड ही नहीं होगा। राज्यों में इसको इग्नोर कर दिया जाता है कुछ एक राज्यों में, लेकिन जहां पर गहनता से जांच हुई तो सीधे तौर पर आपका नियुक्ति पत्र ही निरस्त कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं है। इसी तरीके से कोई अगर बीएससी वाला कैंडिडेट है तो वो मैथमेटिक्स एंड साइंस से देगा, ना कि एसएसटी से देगा। कॉमर्स वाले कैंडिडेट जो होंगे वो भी एसएसटी से देंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस से नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको इग्नोर कर दिया जाता है और इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जरूरी ये है कि छोटी छोटी बारीकों को आप समझिए और हर हाल में हर स्थिति के हिसाब से अपना टेट क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा। भले ही आपने यूपी टेट सीटेट पहले क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन इन सारी कंडीशन जो मैंने 5 रीजन डिस्कस की हुई हैं उनमें से किसी में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर यूपी टेट 2026 के लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।